बैंकिंग सारथी। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि IBPS क्लर्क का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। तो इस वीडियो में हम फटाफट से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम कवर करेंगे और हम एक राउंड अप ले लेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें नोटिफिकेशन में दी गई है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंडेक्स दिया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको जो इम्पॉर्टेंट लगे आप उस पर डायरेक्ट जाके उसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग भी स्टार्ट करते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपको सबसे पहले दिया हुआ है, आप देख सकते हो। BOB, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपका इन सब में से कोई भी बैंक में सिलेक्शन हो सकता है। ओके, तो अब आगे हम मूव करते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक है जुलाई में। उसके बाद आपका जो प्री का जो ट्रेनिंग वगैरह होगा वो अगस्त में ही होगा। देन जो कॉल लेटर वगैरह है वो आपको अगस्त में आ जाएगा। देन आपका जो एग्ज़ाम है प्री का वो अगस्त सितंबर में होगा, रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में मिल जाएगा। देन मेंस का आपका सितंबर अक्टूबर, और मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर में होगा, ये क्लियरली मेंशन्ड है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका अलॉटमेंट होता है वो आपका अप्रैल में होगा, यानी आपका एग्ज़ाम भले ही अभी अक्टूबर में फिनिश हो जाएगा मेंस का, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो फिक्स है, वो 1 अप्रैल को ही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाता है IBPS के मामले में, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका अक्टूबर में हो जाएगा लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 1 अप्रैल को ही आएगा। तो वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे की चीज़ें देखते हैं। और यहाँ भी कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए लिखा हुआ है कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे तो आप किसी एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ये क्लरिकल का कैडर जो है वो स्टेट वाइज होता है। तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ही आपको सेंटर मिलने का चांसेस है। यहाँ पढ़ सकते हो, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन एनी वन ऑफ द सेंटर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी मान लो कि आप बिहार के हो बट आप भर रहे यूपी से हो, तो आपको सेंटर भी यूपी में मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंशन्ड है। ओके, लेकिन अगर फिजिबिलिटी वगैरह देखी जाए तो आपको दूसरी जगह भी दिया जा सकता है। ठीक है, सेंटर, बट चांसेस है कि आप जहाँ से भर रहे हो आपको वहाँ पे उसका सेंटर दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखें। चलिए अब हम आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो आप सबको पता ही होगा कि क्या सब होती है। वो इंडियन होना है, ये वो तो सब में कॉमन ही रहता है। एज लिमिट आपको पता ही होगा, तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 28। फिर आपका ये रिलैक्सेशन वगैरह भी सब में सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होगी, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। चलिए आगे मूव। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक चीज़ दी गई है कि आपके पास जो कंप्यूटर लिटरेसी है वो होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वर्किंग एंड ऑपरेटिंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स के पास या तो कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन में या लैंग्वेज में, या उन्होंने कभी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो। तो आपने अगर कभी हाई स्कूल में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट पढ़े हो तो फिर आप वो उसे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री कुछ भी होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर आप। फिर और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है कि आपका जो भी स्टेट आप चूज़ करते हो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। आप उसमें लिखना जानते हो, पढ़ना जानते हो, बोलना जानते हो उस वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज की, तभी आपको वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी वहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली है। तो आप जो भी स्टेट से फिल करना चाहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी कहा गया है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है, सिविल स्कोर है, वो आपका 650 या अबव होना चाहिए जब आप बैंक को ज्वाइन कर रहे होगे तभी। तो यानी अभी अप्लाई करने के टाइम आपको इसका लोड नहीं लेने की ज़रूरत है, बट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है, तो आपको ये सिविल स्कोर अपना शो करना पड़ेगा। और एक चीज़ मेंशन है कि जो कैंडिडेट का कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं तो उन्हें अपना सिविल स्टेटस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हो कि जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 175 है, और जो अदर्स है तो उनके लिए 850 है चार्ज। ओके, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है जो कि
सेम ही है, यहाँ पे वही 30 क्वेश्चन, 35 और 35, ये इस तरह से पहले जैसा होता था सेम वैसा ही है। फिर यहाँ पे आपका मेंस का दिया गया है, मेंस में भी 50-50 क्वेश्चंस जीए के, देन फाइनेंशियल अवेयरनेस के जिसके 35 मिनट्स हैं, देन जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, कंप्यूटर एबिलिटी एंड कंप्यूटर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। तो इस तरह से आप ये टेबल देख सकते हो, ये सेम ही है जैसा पहले पिछले साल भी था सेम। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है। और यहाँ पर देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे स्टेट्स का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सब दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज प्रेफर्ड है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन से मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ एग्ज़ाम में टेस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बिहार है, तो बिहार में आप इंग्लिश या हिंदी ये दोनों मीडियम में दे सकते हो अपना एग्ज़ाम। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का जैसे कि मैं प्री की बात करूँ इंग्लिश को छोड़कर। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि प्री का जो आपका एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, वो बस क्वालिफाइंग है। जो आप मेंस में जो स्कोर करते हो वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट उसी से बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन में दिया गया है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको डिक्लेरेशन का खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम में डिक्लेरेशन अलग अलग होती है। तो ये डिक्लेरेशन है जो आपको एग्ज़ाम के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो उस टाइम आपको ये वाला डिक्लेरेशन लिखना होगा। ठीक है, वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सबके बारे में बात कर लिया। और बस बात बच गई वैकेंसीज़ के बारे में, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, वैकेंसीज़ कहाँ पे कितनी हैं आप थोड़ा सा ध्यान से उसे देख लेना। ओके, और क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद करती हूँ जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और आप रेफरेंस के लिए जो PDF है उसको अच्छे से फिर से देख सकते हो, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ध्यान में रखने वाली वो मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।